Hi everyone, a very good morning. I hope you all are good, sound, and safe, as well as your family members. And yes, I introduce you and I welcome you to all to Sleepy Classes. And this will be again an important session because it is about all the important MCQs जो गैप से रिलेटेड है और ये वीडियो किन बच्चों के लिए बनाई जा रही है फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सुपर सुपर एग्जाम यूपीएससी ईपीएफओ राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो मतलब हमने काफ़ी सेशंस रखे थे इसके, और लास्ट वीडियो तक हमने 192 क्वेश्चंस कर लिए थे। और आज है बारी 193rd क्वेश्चन की। और आज हमारा टारगेट रहेगा कि डबल सेंचुरी हो जाए अपनी, तो मज़ा आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक्चुअल petty expenses incurred by the branch will dash in the branch account under the debtor system। आपने बताना है कि वो डेबिट होंगे या वो क्रेडिट होंगे, कि दिखते ही नहीं है कि पोस्ट करेंगे टू हेड ऑफिस अकाउंट। चलिए जल्दी से सोच के बताना है इसका क्या होगा। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो टू डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सबसे पहले दे आर नॉट एट ऑल शोन। हो सकता है कई बच्चे ने डेबिट कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है या कुछ भी, लेकिन ये एक्सपेंसेस तो आपके आएंगे ही नहीं ब्रांच अकाउंट में, दिखते ही नहीं है, कहीं भी नहीं होता। अच्छा, क्या हमें फॉर्मेट याद है? हमने लास्ट क्लास में ब्रांच अकाउंट का एक फॉर्मेट पढ़ा था आई थिंक ना, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो, क्या यहाँ पे आपको कहीं दिख रहे हैं पेटी एक्सपेंसेस? टेल मी। ये देखो, स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, लेकिन पेटी कैश का ये मतलब नहीं कि वो पेटी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ओके, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। देखो ध्यान से देखो, कैन यू सी एनीवेयर? नो। ये ओपनिंग है बस, ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ये पहले था इसका ओपनिंग बैलेंस। लेकिन पेटी एक्सपेंसेस कहीं भी शोन नहीं है, राइट, पूरे के पूरे ब्रांच अकाउंट में। तो मैंने आपको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ये दिखा दिया है, सो दैट आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप समझ पाए कि पेटी एक्सपेंसेस नहीं आते। लेकिन अगर क्वेश्चन होता पेटी कैश तो वो आता है, ठीक है। वो देखो आपके सामने है, ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। उम्मीद करती हूँ क्लियर है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या पता है आपको पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डू यू नो दिस? पेटी एक्सपेंसेस में वो जो छोटा मोटा खर्चा होता है ना, पेटी का मतलब छोटा मोटा, वो खर्चा करने के लिए अगर जब आपको कैश प्रोवाइड किया जाता है तो वो पेटी कैश होता है, और जो खर्चे होते हैं उनको पेटी एक्सपेंसेस बोला जाता है, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 194th, अंडर द डेटर्स सिस्टम, ये भी ब्रांच अकाउंटिंग का ही है। अंडर द डेटर सिस्टम, द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इनमें से कुछ भी, इट शुड बी डैश फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस एंड ओनली द गुड क्लोजिंग डेटर्स विल बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द ब्रांच अकाउंट। क्या आप उसको ऐड करते हैं, उसको डिडक्ट करते हैं, कि वो दिखता ही नहीं है, कि उसको क्रेडिट करते हैं ब्रांच अकाउंट में? जल्दी से बताएं। ओके, आई थिंक हमें आंसर इसका डिस्कस कर लेना चाहिए, और ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा बी, डिडक्टेड। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले अगेन ये चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। आर यू एबल टू सी? यस, यू आर एबल टू सी। अब इस बैलेंस में से ना, फॉर एग्जाम्पल आपके डेटर्स ना, पता है कितने बचे थे? आप मान लीजिए 50,000 बचे थे, लेकिन आपने ना उसमें से कोई डिस्काउंट या ये, या तो आपने डिस्काउंट रखा होगा, रिजर्व फॉर अ डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या आपने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटर्स। अब मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगी कि ये होते क्या है। अगर आपने डिस्काउंट ऑन डेटर्स रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 का रखा, तो ये जो फाइनल बैलेंस आ रहा है ना 45,000, ये आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 45,000। क्या अभी बात और क्लियर हुई है? अच्छा, अब मैं ये आपको समझाती हूँ कि ये क्या होते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स
या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अकाउंट्स के बच्चों को ये बात पता होगी, लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं शायद उनको ना हो पता, बट फिर भी ये इजी है कि आपने पी एंड एल अकाउंट बना रखा है, आपको आता है, यस। वहां पे ये चीज आती है ना, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स या रिजर्व, ये एक्सपेंसेस साइड में शो करते हैं। और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं ना, तो डेटर्स में से ये वाला जो है एक्सपेंस, रिजर्व फॉर डाउटफुल, ये वहां पे डेटर्स में से माइनस करके फाइनल आएगा। अब ये होता क्या है, देखो, डेटर्स वो होते हैं जिनसे मैंने पैसा लेना है। ठीक है जी, चलिए मैं ना आपको अच्छे से चलिए यहीं पे समझा देती हूँ। लेट मी इरेज दिस। ओके, जैसे ना ये है आप, और ये है आपके डेटर, मतलब आपने ना इनसे पैसा लेना है। ये आप है, आपको खुश है कि आपने पैसा लेना है। अब जरूरी नहीं ये एक है, हो सकता है ये मल्टीपल लोग हो, राइट, मल्टीपल लोग हो ये, और ये पैसा दे दें, ये दे दें, ये दे दें। अच्छा, आपको ना इनका चांस थोड़ा कम लग रहा है पैसा देने का, आप उसके लिए ना एक रिजर्व रख लेते हैं। ठीक है, रिजर्व रख लेंगे, मतलब एक कि हाँ, अगर वो पैसे नहीं दे तो फिर उसको ना मैं एज एक्सपेंस शो करूंगा। ये वो चीज है, इसको ही बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। आर वी गुड टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? आई होप यस। 195th question on your screen. Branches may be divided into three categories. तीन कैटेगरीज है, डैश ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस। ये थर्ड कैटेगरी का नाम आपको दे रखा है। पहली दो कैटेगरीज बताएं कौन सी हैं, क्या वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, डेबिट एंड क्रेडिट है, या कोई कैटेगराइजेशन होती ही नहीं है ब्रांच अकाउंट्स की, एक ही अकाउंट बनता है? जल्दी से बताएं। ओके, चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना बी, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब वो कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले ना तीन तरह की ब्रांचेस होंगी, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कहीं। ब्रांच अकाउंट में तीन तरह के अकाउंट बनता है ब्रांचेस का। फॉर एग्जांपल, पहली है होती है अपनी डिपेंडेंट, दूसरी होती है इंडिपेंडेंट, और तीसरी होती है अपनी फॉरेन। क्या आपको इनके नाम से इनका मतलब क्लियर हो रहा है कि डिपेंडेंट ब्रांच किस पे डिपेंड होगी, इंडिपेंडेंट किस पे डिपेंड नहीं होगी, फॉरेन ब्रांचेस तो चलो ये नाम से ही क्लियर है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये तीनों चीज़ें, तीनों ब्रांचेस क्या बात बताती हैं। ये लीजिए, जो डिपेंडेंट ब्रांच है ना, दे आर दोज विच डू नॉट मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड होली डिपेंड ऑन हेड ऑफिस। ये डिपेंड किस पे रहेगी? आपके हेड ऑफिस पे, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाती। ठीक है, हेड ऑफिस पे डिपेंड रहेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाती। इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, दे आर दोज विच मेंटेन कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है। और क्या ये हेड ऑफिस पे डिपेंड होगी? नहीं, बिल्कुल हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट है। देखो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, राइट। अब फॉरेन ब्रांच तो बहुत ही इजी है। दीज आर दोज ब्रांचेस विच आर लोकेटेड आउटसाइड द कंट्री, उसी को तो फॉरेन बोलते हैं ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये तीनों चीज़ें, तीनों टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, छोटा सा मीनिंग मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि और क्लैरिटी आ जाए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, ये लीजिए। 196th. Under the debtor system, the head office records the transaction in the branch account through dash and dash relationship between branch and head office. Dependent and independent, debit and credit, debtors and creditors, या either A or C? सोचिए। क्या हम डिस्कस करें इस क्वेश्चन को? चलिए हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी।
डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये होता है ब्रांच अकाउंट, और ये होता है अपना हेड ऑफिस अकाउंट, राइट। ये दोनों ना किस क्या बिहेवियर होता है इन दोनों के बीच में, या क्या होता है अपना एग्जैक्ट में, इनका ना ये देखिए इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं और कैसा रिलेशनशिप रहता है इनके बीच में, एक डेटर का और एक क्रेडिटर का। डेटर और क्रेडिटर का तो आप मतलब समझते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है, ठीक है, अगर इन्होंने इनको पैसे देने हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्रेडिटर, और ये हो जाएंगे डेटर। तो चाहे वो पैसे हैं, चाहे गुड्स हैं या कुछ भी है, कुछ भी, तो ब्रांच और हेड ऑफिस का यही रिलेशनशिप रहेगा, डेटर और क्रेडिटर का। यहाँ कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली बात नहीं है। वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। लेकिन ब्रांच और हेड ऑफिस का रिलेशन क्या है, वो तो एक डेटर और क्रेडिटर का है। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। और इधर ए और सी ना, ये नहीं होगा, बिकॉज एक ही आंसर है अपने पास, डेटर और क्रेडिटर। ठीक है जी। चलिए 197th क्वेश्चन करते हैं। Underwriters are eligible to get maximum dash % commission on issue of underwriters। अब ये सोचिए अच्छे से। चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 2.5%। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि अंडर राइटर्स कौन होते हैं। आई होप आपको याद है। मैं फिर भी आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिस बच्चे को नहीं आता। ठीक है, ये देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। आपको पता ही है ना, ये आपके डिबेंचर्स डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है, शेयर्स वगैरह इशू करती है कंपनी, पैसे के लिए, मतलब कैपिटल रेज करने के लिए ये सारी चीजें इशू करती हैं, ठीक है। मेनी मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज में आते हैं शेयर्स, आ जाते हैं। शेयर्स भी कई तरह के होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस वगैरह, राइट। एंड उसके साथ साथ डिबेंचर्स हो गए अपने, ठीक है, उसके साथ साथ बॉन्ड्स हो गए वगैरह वगैरह। ये सारी सिक्योरिटीज इशू करती है सो दैट उसके पास पैसे आए, ठीक है, सिक्योरिटीज को बेच के। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी है बाय द नेम ऑफ ए, इन्होंने डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है। लेकिन अभी ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये कंपनी फॉर एग्जाम्पल 10 लाख डिबेंचर्स इशू करे, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, टोटल अमाउंट है। इतने के वो अगर डिबेंचर्स करे तो सारे के सारे लोग खरीद लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। और ये काफ़ी रियलिस्टिक भी चीज़ नहीं है। तो वैसे में कंपनी को भी पता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। ऐसे में वो क्या करती है, वो अपॉइंट करती है किन को, अंडर राइटर्स को। अब अंडर राइटर्स का काम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देखो, जो चीज़ जैसे कंपनी ने बोला था ना कि ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। कंपनी ने बोला था ना कि मेरे को 100 डिबेंचर्स बेचने हैं या 100 शेयर्स बेचने हैं। अगर ठीक है, अंडर राइटर कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, 100 बेच दूंगा। और एक कंपनी बोलती है तुम्हारा काम है बेचने का, कहते हैं ओके 100 बेच दूंगा मैं। लेकिन लोगों ने ना सिर्फ 80 डिवेंचर्स या शेयर्स खरीदे। तो अब ये 20 जो बचे, इन्होंने तो वादा कर दी अंडर राइटर्स ने मैं तो 100 बेचूंगा, ये 20 कौन खरीदेगा, ये खुद अंडर राइटर्स खरीदते हैं, ठीक है। और इनको खरीदने के लिए इनको कमीशन मिलती है। अब बात ये है कि ये कमीशन कितनी हो, ठीक है, ये भी तो ज़रूरी है। मतलब अगर वो बहुत कम शेयर्स खरीदते हैं या डिबेंचर्स खरीदते हैं वर्सेस अगर बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, ये थोड़ी कहते हो कि हर केस में एक फिक्स्ड आपकी कमीशन रहेगी, वो है 20,000, कुछ भी कुछ भी, ऐसे नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा, वो क्या डिपेंड करता है, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। देखो, अगर आपने 10 लाख के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करे, तो उसका 2.5%, ठीक है, उसका 2.5%, लो कितना हुआ, ये उसकी कमीशन आ गई।
आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? तो ये छोटी सी कहानी थी आपको एक क्वेश्चन को समझाने के लिए। अंडर राइटर्स आर एलिजिबल टू गेट, ये अच्छा ये मैक्सिमम मिलेगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, हाँ इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। टू गेट मैक्सिमम 2.5% कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आएगा, ठीक है, अंडर राइटर्स नहीं आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स आएगा। सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइस। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं 198। When shares are not payable in lump sum, second installment is called application money, first call, second call, allotment money। ठीक है जी, ये बताएं इसका आंसर क्या होगा? ओके, डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर है अपना डी, अलॉटमेंट मनी। आइए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ये। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वो शेयर्स वगैरह इशू करती है। अब उसने फॉर एग्जांपल काफ़ी शेयर्स इशू करे, मैं यहाँ एक शेयर की बात करूंगी। एक शेयर ना अगर 10 रुपए का है तो कंपनी सीधा ही नहीं बोल देती कि पूरे के पूरे 10 रुपए आप एक बारी में दो, ऐसा हमेशा नहीं होता। जिस केस में कंपनी बोलती है कि फुल पेमेंट हो ऑफ ₹10, इस केस को पता है क्या बोला जाता है? वी कॉल दिस एज लमसम, ठीक है। लेकिन जहां एक कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है, ठीक है, पैसे, जैसे अभी ये 10 रुपए का शेयर है अपना, पहले उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप एक पहली जो पहला मैं कॉल करूंगा, ठीक है, जो पहली आएगी इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 5 रुपए दे देना, ठीक है, अगली में दो देना, फिर अगली में भी दो देना, 6 7 8 9, एक और फिर लास्ट में दे देना। अब बात क्वेश्चन ये है कि इस पहली इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है, दूसरी का क्या नाम है, तीसरी का क्या नाम है और चौथी का क्या नाम है? बहुत ही ईजी है, हमने अपनी क्लासेस में किया हुआ है। तो आइए इनके नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली इंस्टॉलमेंट है ना, जिसमें आप 5 रुपए दे रहे हैं एक शेयर के, उसको क्या बोला जाता है? वी कॉल इट एज एप्लीकेशन, राइट। अच्छा, सेकंड को क्या बोलते हैं? जो क्वेश्चन था, अलॉटमेंट मनी, राइट। थर्ड को क्या बोलेंगे? जिसमें सिर्फ ₹2 आ रहे हैं, ये है अपनी फर्स्ट कॉल। और लास्ट कौन सी है? सेकंड कॉल, ठीक है। सेकंड कॉल को या तो आप, अगर ये लास्ट है ना तो इसको आप फाइनल कॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये ऐसे कंफ्यूज नहीं होना था कि सेकंड इंस्टॉलमेंट की सेकंड कॉल होगी, नहीं ऐसे नहीं होता। ये ऐसा ही प्रोसेस चलेगा, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, इसका यही नाम है। पहले को एप्लीकेशन बोलेंगे, दूसरे को अलॉटमेंट, तीसरे को फर्स्ट कॉल, और अगर वो लास्ट हुई तो आप उसको फाइनल कॉल भी बुला सकते हैं। चलिए 199th क्वेश्चन करते हैं गाइस। Which among the following cannot be issued under discount? Equity shares, debentures, bonds, sweat equity shares। आपने सोच के बताना है ये। चलिए ये क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अपना ए, राइट। अब इसका ये मतलब है कि आप इसको डिस्काउंट पे शेयर, इस इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को कर सकते हो, बॉन्ड्स को कर सकते हो, और स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी कर सकते हो। मैंने आपको कहानी बताती हूँ कि ये डिस्काउंट का क्या है सीन, राइट। अपने ना कंपनीज एक्ट थे, मतलब हैं लेकिन अमेंड हुए, ठीक है। कंपनीज एक्ट अभी कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013, राइट। 2013 वाले कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप किसी भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
मतलब पहली बार 2013 वाले में बोला कि डिस्काउंट पर आप इशू नहीं करेंगे, हाँ लेकिन आप प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं और आप एट पार भी इशू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्काउंट पर आप इशू नहीं करेंगे शेयर को, ये इन्होंने बोला। लेकिन जो इससे पहले वाला एक्ट था, अच्छा कंपनीज एक्ट 2013 से पहला कौन सा ईयर था, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। कंपनीज एक्ट कौन सा ईयर था, ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। जो ये एक्ट था ना, इसने अलाउ किया था कि आप डिस्काउंट पे भी करो, आप प्रीमियम पे भी कर सकते हो इशू, और आप एट पार भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस थी। लेकिन जो बाद वाला एक्ट है जो अभी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक शेयर को, इक्विटी शेयर को, ठीक है, इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर गाइस। चलिए, डबल सेंचुरी का समय आ गया है। दिस इज द 200th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन and it has to be special, so it is a bit tricky question. I hope ये हो जाए आपसे। You need to match list 1 with list 2। list 1 में tables हैं, list 2 में है memorandum of association। तो कौन सा टेबल किसकी बात करता है, आपको ये बताना है। अच्छे से सोचना, ये क्वेश्चन टाइम लेगा। क्या हुआ ये क्वेश्चन हमसे। चलिए मैं इसका आंसर डिस्कस कर लेती हूँ, अगर आपको और टाइम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। The answer of 200th question, last question guys, it is C। ठीक है, चलिए, क्या हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना सबसे बड़ा माना जाता है, और इसको ना चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी, राइट। ओके, चलिए ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। इन्होंने ना, मैं आपको दिखा देती हूँ द फॉर्मेट ऑफ एमओए। अच्छा, एमओए किस फॉर्मेट में बनाया जाता है, ये वो टेबल्स हैं। इट इज स्पेसिफाइड इन टेबल ए टू टेबल ई डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है, किस टाइप की कंपनी, हाँ वो हर एक टाइप की कंपनी अलग होगी, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और हर एक कंपनी अलग तरह के फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकती है। द कंपनी कैन अडॉप्ट द टेबल एप्लीकेबल टू इट। ठीक है, जैसे अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड और लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब जानते हैं ना आप। ठीक है, अगर देखो, अगर फॉर एग्जांपल किसी को पैसे देने हैं, जैसे शेयर होल्डर को किसी को देने हैं, तो वो उसने शेयर्स पे जितनी अमाउंट नहीं दी ना, तो वो पैसे दे के कर सकता है, दिस इज लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी, अगर उसने खुद ही बोल दिया कि हाँ मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, दिस इज लिमिटेड बाय गारंटी, उसने खुद गारंटी दे दी कि अगर कुछ हुआ तो आई विल पे यू। ठीक है, ये एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज मैंने आपको जल्दी से बता दिया, हालांकि वो अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, हम फिर भी यहाँ पे देखते हैं। चलो, टेबल ए बोलता है, टेबल ए वो कंपनीज बनाएंगी विच आर लिमिटेड बाय शेयर्स, राइट। टेबल बी कौन बनाता है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन उनके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, ये मेन पॉइंट है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये है टेबल बी। अब टेबल सी इससे एक लेवल और ऊपर होगा, बिल्कुल। देखो टेबल सी क्या बोलता है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड इट हैज शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ये बहुत इजी है। पहले का लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरे का लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तीसरा लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी क्या बोलता है, अनलिमिटेड, लो देखो एक लेवल और ऊपर चला गया ना, अनलिमिटेड कंपनी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और लास्ट में टेबल ई बोलता है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एक, अगर कंपनी आपकी ये है तो उसको टेबल ए फॉलो करना है, अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अनलिमिटेड है तो उसको डी फॉलो करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि एक कंपनी को सारे सारे टेबल्स बनाने, नहीं, जैसे ही उसकी नेचर है, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाना है। मतलब ये फॉर्मेट है जिसमें उसको एमओए तैयार करना है। अब क्वेश्चन देखो, टेबल ए क्या है, अपने में से हमें पता है अनलिमिटेड नहीं है, तो 1 और 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा अपना, लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, टेबल ए इज
लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी क्या बोलता है? लिमिटेड बाय शेयर्स, सॉरी, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल? लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो बी का होगा आंसर 4। देखो अभी तक ए का 3 है, बी का 4, अभी तक यहाँ बात ठीक चल रही है अपनी। टेबल सी क्या बोलता है? लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो सी का होगा 5th अपना। डी का क्या होगा? अनलिमिटेड है, एक लेवल और ऊपर गया, अनलिमिटेड बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट, यहाँ पर भी नॉट था, यहाँ पर भी नॉट है। ठीक है, तो डी का होगा अपना 1। और लास्ट में ई सबसे ऊपर, कंपनी अनलिमिटेड एंड इट हैज शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, तो अपने ई का होगा 2nd। क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? I hope the things are crystal clear. And in case you have doubts from these classes, you have any doubt from today's class, you can ask it in the comment box. और आपको एक होमवर्क मैंने दिया है, अगर याद है तो, कंपनीज एक्ट का 2013 से कौन सा एक्ट का ईयर था, इस ईयर को प्लीज, है ना, आप कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत ही इजी है, तो यू हैव टू राइट दिस इन द कमेंट्स बॉक्स। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आपको, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच गाइज फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड बीइंग विद अस इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। तो चलिए, आई एंड द क्लास हियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। टेक केयर, बाय बाय।